क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रिक्शन। अभी तक हमने पढ़े न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर कोई फोर्स लगाएं, फोर्स चाहे कितना भी छोटा हो, हम चाहे उस पर फूंक मारें, इतना छोटा फोर्स हो, तब भी उसको मोशन में आ जाना चाहिए। इस बात को जानने के लिए पहले एक एक्टिविटी करके देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस से एक लकड़ी के ब्लॉक को बांधा हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में हम जानते हैं कि जब इसमें कोई रीडिंग आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये है कि इस स्प्रिंग बैलेंस को कोई नीचे से खींच रहा है या इस पर कोई ऑब्जेक्ट हमने लटका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग बैलेंस को एक तरफ से खींचना शुरू करेंगे और इस वुडन ब्लॉक को थोड़ा और हैवी बनाने के लिए हम इस पर एक ऑब्जेक्ट और रख लेते हैं जिससे ये थोड़ा और भारी हो जाए। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे इसको हम खींचेंगे वैसे वैसे इसकी रीडिंग में क्या फ़र्क आता है। फ़िलहाल इसकी रीडिंग 0 है। अब धीरे धीरे पुल करते हैं, हम देखते हैं कि रीडिंग बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन वुडन ब्लॉक में किसी तरह का मोशन अब स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब है कि फोर्स लगाने पर हमारा कुछ फोर्स ऐसा है जो इसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं करता। मीन्स स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग तो आती है लेकिन ब्लॉक में किसी तरह का मोशन नहीं आता। तो ये जो फोर्स लगाया हुआ है जिसमें कोई मोशन नहीं होता, वो हमारा फोर्स कहाँ गया? और यही हमें पढ़ना है कि वो फ्रिक्शन फोर्स है जो हमारे वाले फोर्स को ओवरकम कर देता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के हमारे फोर्स को कैंसिल कर देता है। तो हमने ये एक्टिविटी देखी। इस एक्टिविटी में जो हमने जाना उसको एक बार टेबल की फॉर्म में नोट कर लेते हैं। यहाँ समझते हैं कि हमने क्या नोट किया है। उस एक्टिविटी में उस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया था और हम ये चेक कर रहे थे कि वो ब्लॉक मोशन में कब आता है। तो हमने क्या किया, उस पर पहले फोर्स अप्लाई करना शुरू किया। हमने यहाँ पर एक सिर्फ डेटा के लिए एक रफ फोर्स रख दी है। मीन्स ये वैल्यूज़ नहीं है, ये हमने समझने के लिए रख दी हैं। पहला फर्स्ट न्यूटन अप्लाई किया, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, इस तरह से फोर्स हैं। हमने ये चेक किया, जब हमने पहले फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, क्या उसमें मोशन स्टार्ट हुआ? आंसर है नो, मीन्स मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर हमने फोर्स को इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करके मान लेते हैं उसको 2 न्यूटन कर दिया। क्या अब मोशन स्टार्ट हुआ? आंसर फिर से है नो। फिर उसको बढ़ाकर 3 और 4 न्यूटन किया, क्या अब मोशन स्टार्ट हुआ? आंसर है नो। लेकिन एक टाइम आया कि हमने जब उस पर फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, तब मोशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहा। यहाँ पर इस पूरी टेबल में 2 पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट है 1 न्यूटन से लेकर 4 न्यूटन तक का, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन हमने ये अब तक पढ़ा है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल टॉपिक में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर लगने वाले टोटल फोर्स तो 0 होने चाहिए। अब यहाँ पर एक ये फोर्स है जो तो हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे फोर्स को फिर 0 कौन कर रहा है? यानी नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कोई ना कोई फोर्स तो वहाँ है जो हमारे वाले फोर्स को अपोज कर रहा है और ये हमारे फोर्स के इक्वल है। इस वजह से मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये केस है रेस्ट का केस, जब ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है और मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है और नेट फोर्स भी यहाँ पर 0 हो गए हैं। उसके बाद आते हैं मोशन वाले केस में। यहाँ पर भी हमने ये नोट किया है कि इतना फोर्स लगाने के बाद, यानी 5 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद जस्ट स्टार्ट हुआ है मोशन। इसका मतलब ये है कोई फोर्स यहाँ पर भी है जो हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है, और वो फोर्स जो यहाँ पर हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है वो फोर्स है फ्रिक्शन, जो कि हमारा
टॉपिक भी है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जाम्पल हमने लिया, उस एग्जाम्पल में हमने एक ब्लॉक को एक प्लेटफॉर्म पर जस्ट घसीटा है। घसीटा मीन्स स्लाइड किया है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो फ्रिक्शन सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। सोचिए कि अगर इस एक्टिविटी में एक बॉक्स की जगह एक पहिया ले लिया जाता या एक बॉल ले ली जाती, तब भी तो ये फ्रिक्शन आना था, क्योंकि उस समय जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले हम जिस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मीन्स ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर जस्ट स्लाइड करना है, मीन्स घसीट देना है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है, मीन्स डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। हम यहाँ पर पहले समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को कि इसका नेचर किस तरह का है। स्टैटिक फ्रिक्शन की टेबल देखते हैं। यहाँ से पता चलता है हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन। सोचिए कि 1 न्यूटन फोर्स को अपोज करने के लिए कितना फोर्स चाहिए जो इसको जीरो कर देगा। तो हमारा कॉमन सेंस से आंसर आ सकता है, यहाँ पर जो फोर्स हमें चाहिए वो है -1 न्यूटन। माइनस का मतलब है उसके अपोजिट, कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाया इसके लेफ्ट डायरेक्शन से इसको खींचा, तो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में एक उसके इक्वलेंट फोर्स डेवलप होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड हमारे फोर्स के इक्वलेंट हो। दूसरी बात, जब हमने इस फोर्स को बढ़ाया तो निश्चित रूप से ये भी बढ़कर -2 हो गया होगा। जब हमने इसको 3 किया तो ये भी बढ़कर -3 हो गया होगा। जब इसको 4 किया तो ये भी बढ़कर -4 हो गया होगा। इससे एक बात पता लगती है, जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हम रुके हुए की बात इसलिए कर रहे हैं, मोशन वाले केस में जानना मुश्किल है कि अपोजिशन वाला फोर्स कितना था, क्योंकि हमारा फोर्स ज़्यादा है और हमने मोशन में ऑब्जेक्ट को ला दिया है, इसलिए हम सिर्फ स्टैटिक वाले केस की बात कर रहे हैं। यहाँ ये पक्का है जितना फोर्स हमने लगाया उसके अपोजिशन में फोर्स एक लगा। इससे हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर आपसे पूछा जाए एक ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया 3 न्यूटन, तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो आंसर होगा 3 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब सवाल यह है कि अगर उस पर फोर्स अब 3 की जगह 8 न्यूटन कर दिया जाए लेकिन ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है, तो स्टैटिक फोर्स कितना होगा, आंसर है 8 न्यूटन। तो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यही एक्सपेरिमेंट जो हमने एक लकड़ी के ब्लॉक पर किया, क्या इसको एक स्मूथ सरफेस पर करते तब भी हमें मोशन को स्टार्ट करने के लिए इतना ही फोर्स लगाना पड़ता? तो हम ये जानते हैं बहुत चिकनी सरफेस पर चीज़ें आसानी से फिसलती हैं, मीन्स ये फोर्स वहाँ पर बदल जाता। तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है या फिर फ्रिक्शन फोर्स है, ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ लिखा है इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनका नेचर क्या है। नेचर मीन्स एक ग्लास की है, एक स्टील की है, एक लकड़ी की है, इस तरह से डिफरेंट सरफेसेस हो सकती है। तीसरी चीज़, अगर इस ब्लॉक को सरकाते समय इसकी कॉन्टैक्ट वाली सरफेस को चेंज कर दिया जाता, चेंज करने का मतलब है जैसे कि ये एक ब्लॉक होता, अगर इसको हम इस तरह से टच करते हैं तो ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में है, और इसको खड़ा करके कांटेक्ट में रखते तो सिर्फ इतना सा एरिया कांटेक्ट में आता, यानी एरिया जो है वो कम कांटेक्ट में आता या ज़्यादा कांटेक्ट में आता। तो क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या एरिया पर डिपेंड करता होगा कि एरिया कम कांटेक्ट में रहे तो फ्रिक्शन कम और एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में रहे तो फ्रिक्शन ज़्यादा? इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम सेम मास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक ही सरफेस पर रख के पुल करें
तो हम ये नोट करेंगे कि वहाँ पर उनको पुल करने के लिए जो फोर्स लगाना होता है वो सेम फोर्स लगता है। और वो फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? मोशन स्टार्ट होने तक। यहाँ हमें पता चलेगा, क्योंकि मोशन जब तक स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक तो फोर्स लगातार बढ़ता हुआ है, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या चेंज हो रहा है, कौन इस पोजीशन में है या कौन इस पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा उस समय हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया है। और उस समय अगर ऑब्जेक्ट चलने लग गया तो हम ये कह सकते हैं यहाँ वाला फोर्स सब जगह सेम है। और हमारी ये एक्टिविटी बताती है कि फ्रिक्शन एरिया इन कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ हमने लिखा है फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। ये बहुत ही स्पेशल सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि किसी चीज़ को, किसी टेबल को हम जब ज़मीन पर रखकर खींच रहे हैं और वो पूरी ज़मीन के कांटेक्ट में है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर उसको उठा के किसी एक कोने पर खड़ा कर दिया है और तब उसको खींच रहे हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ तो नई चीज़ सामने आ गई, दिस इज़ एरिया इंडिपेंडेंट। लेकिन फिर जो हम फील करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ क्या है, उस बात को समझते हैं। आप एक काम करके देखिए, किसी वेइंग मशीन के ऊपर चढ़िए और अपना वेट किसी और से ऑब्जर्व करवाइए, और ऑब्जर्व करवाते समय आप अपनी पोजीशन बदलिए। मीन्स एक बार आप सीधे खड़े हुए, एक पैर पर खड़े हो जाइए, उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के अपना वेट मेजर कीजिए। इन सारी पोजीशन में आप देखोगे मशीन की रीडिंग बदल रही है। लेकिन क्या सच में हमारा वेट बढ़ता घटता रहता है? ऐसा तो नहीं है। अगर इसका मतलब है मशीन जो नाप रही है वो आपका वेट नहीं है, वो कुछ और नाप रही है। इस बात को समझते हैं। मान लिया ये वेइंग मशीन है, इस मशीन पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हुआ mg। ये हम जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस पर जो फोर्स लगाया वो mg हुआ, तो सरफेस ने भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया जो कि रिएक्शन है, और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन r। ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन कही जाती है क्योंकि सरफेस के साथ उसका एंगल 90 डिग्री है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा तिरछा कर दूं या खड़ा कर दूं या इसकी पोजीशन बदल दूं तो उस केस में ये रिएक्शन बदल जाती है। यानी रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि सरफेस किस तरह से रखा है। कई बार आपने देखा होगा जो चालाक दुकानदार होता है वो चीज़ों को तोलने के तरीके से ही उसके मास में चेंज शो करा देता है और उससे ज़्यादा पैसे भी ले लेता है। तो इसी तरह से जो वेइंग मशीन है वो आपके वेट को मेजर तो करती है, लेकिन मेजर करने का तरीका है नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करके, और उसके लिए फिर आपको एकदम स्ट्रेट सीधा खड़ा होना होगा, तब जाके आपका नॉर्मल रिएक्शन आपके वेट के इक्विवेलेंट होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसी तरह से काम करता है, वो उसके वेट पे तो डिपेंड करता है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू। यही कारण है कि किसी भारी चीज़ को सीधे खींचने पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और किसी कोने पर उसको खड़ा कर दें तो कोने पर खड़ा करते ही पूरा नॉर्मल रिएक्शन एक कोने के अकॉर्डिंग लगेगा, और वो रिएक्शन थोड़ा कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट की नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है। यहाँ हमने लिखा है फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। अब इन्हीं सभी पॉइंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में नोट करते हैं। इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में ये हमने एक सरफेस मानी हुई है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट है mg और जिसकी नॉर्मल रिएक्शन है r। यहाँ पर एक फोर्स है कैपिटल F जो राइट हैंड साइड में लग रहा है, और ये अप्लाइड फोर्स है, मीन्स हम उसको खींच रहे हैं, और ये है स्मॉल f जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। और देखिए दोनों सरफेस के अलोंग इसकी डायरेक्शन दिखा रखी है क्योंकि ये सरफेस की वजह से जनरेट हुआ है। हमने यहाँ पर जो जाना वो ये है एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता,
ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक सरफेस जो है वो किस टाइप की है, यानी सरफेस का नेचर क्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R। उसको हम N से भी लिखते हैं कुछ जगह पर, हम यहाँ पर इसको R लिख रहे हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट अपेयर होता है, तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू R। यहाँ पर म्यू है, दिस इज नोन एज फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो हम देखते हैं हमारे पास एक इक्वेशन आई F इक्वल टू म्यू R, और म्यू जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट इस सरफेस के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है, ये फ्रिक्शन कौन सा है, क्योंकि हमने तो जब उस ऑब्जेक्ट को पुल करना शुरू किया तब से फ्रिक्शन की वैल्यू लगातार बदल रही है। स्टैटिक वाले केस में तो लगातार बढ़ती हुई, उसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो ये कौन सी वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बाद वो स्टैटिक नहीं रहता। और वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जैसे कि 4 न्यूटन फोर्स हमने लगाया था जहाँ तक ऑब्जेक्ट स्टैटिक था, और 5 न्यूटन पर वो चलने लग गया था, जैसा कि हमारी उस टेबल से रिप्रेजेंट होता है। तो ये इक्वेशन सिर्फ मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स के लिए काम करती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर Fs, S स्टैंड फॉर स्टैटिक, और ये है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इज इक्वल टू म्यू एस। एस इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो हम केस ले रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए काम करती है, और वो भी उसके मैक्सिमम केस के लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम केस है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम स्टैटिक को ऐसे लिख सकते हैं तो पूरे फ्रिक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा। तो हमारे सामने केस बिल्कुल क्लियर है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो पूरे स्टैटिक को अगर लिखना होगा जिसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन की सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा इससे कम ही होगी। तो लिखने का तरीका होगा कुछ ऐसा, F स्टैटिक इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू आर होगी और बाकी स्टैटिक की वैल्यू इससे कम होगी। अब हम बात करते हैं स्टैटिक से अगले केस की। जब हम फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो एक टाइम के बाद, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बाद, वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जितना फोर्स बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाता है। इससे ये पता चलता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन इन मोशन, उसकी वैल्यू स्टैटिक की तरह बढ़ नहीं रही है, वो थोड़ी देर बाद जाकर फिक्स हो जाती है। एक और बात, स्टैटिक फ्रिक्शन की जितनी वैल्यू थी वो उससे थोड़ी सी कम होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी सरफेस पर डिपेंड करता है और वो भी नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। बस फ़र्क क्या है, एक तो वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, मीन्स फोर्स बढ़ाने और घटाने से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से थोड़ा कम होने के बाद फिक्स हो जाता है, इसलिए उसको हम सेल्फ एडजस्टिंग नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए भी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन होगी और उसको लिखने का तरीका भी आसान होगा। तो ये है काइनेटिक फ्रिक्शन को लिखने का तरीका, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। यहाँ पर जो म्यू के है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये था वो एनालिसिस कि कौन सा फोर्स है जो हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है। अब बात सोचने की ये है, ये फोर्स कहाँ से आता है, क्या है इसका कारण। पहले हम देखते हैं एंशिएंट व्यू। एंशिएंट व्यू का मतलब है पहले इसके बारे में क्या सोचा जाता था। ये माना जाता था कि कोई भी सरफेस जो दिखने में शायद स्मूथ दिखाई दे, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं तो उस सरफेस के ऊपर इस तरह से कई सारी इर्रेगुलरिटीज़ होती है।
ये जो हमने कांटे टाइप खड़े कर दिए हैं ये इररेगुलरिटी है। आपने माइक्रोस्कोप से अगर अपनी स्किन को देखा हो या किसी स्मूथ दिखने वाली चीज़ को देखा हो तो आपको ये पता होगा कि वो उतनी स्मूथ नज़र नहीं आती है। तो इसी तरह से नॉर्मल सरफेस भी इस तरह से होती है। अब इस सरफेस के ऊपर अगर एक दूसरी सरफेस भी रख दी जाए तो दूसरी सरफेस में भी ऐसी ही इरेगुलरिटीज़ होंगी और उन्हें भी अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो इस तरह से इस सरफेस के साथ ऊपर नीचे जब रखी जाएंगी तो हम देख सकते हैं एक इरेगुलरिटी दूसरी वाली में इस तरह से फंस सकती हैं। जब इस तरह से ये फंसी तो उस केस में जब इनका मोशन हम करेंगे तो इस तरह से निकले हुए कांटे एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे और ये अपोजिशन ही फ्रिक्शन है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में ये अपोजिशन ज़्यादा है क्योंकि अभी बिल्कुल रुके हुए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाएगा तो इनके आपस में फंसने की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। यही कारण है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पर आप पूछेंगे कि इस तरह की इरेगुलरिटी क्या एकदम स्मूथ दिखने वाली सरफेस जैसे कि वाटर सरफेस, एयर, क्या वहाँ पर भी होंगी? तो भाई एंशिएंट व्यू तो यही है कि इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग तो शायद हम जब पानी का ग्लास लें और उसको पिएं और पीते ही हमें लगना चाहिए कि पूरा गला हमारा छिल गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है सॉलिड वाले केस में ये एंशिएंट व्यू समझ में आता है, लेकिन लिक्विड और गैस वाले केस में शायद ये उतना अच्छा काम नहीं करता। तो उसके लिए हम देखते हैं मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू इसको समझना आसान है लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरह का मटेरियल हो उसमें एटम्स, न्यूक्लियस, आयन ये सब होते हैं और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स होता है। और जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आई तो एक सरफेस का पार्टिकल दूसरे सरफेस के पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल हो सकता है और उसके अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। और इसका बिहेवियर उसी तरह से है जैसा एंशिएंट व्यू में था, लेकिन यहाँ पर ये लिक्विड और गैसेज में भी समझ में आ सकता है। तो ये था एक मॉडर्न व्यू। तो दोनों तरह के व्यू हमारे सामने हैं और दोनों से ये पता चलता है कि फ्रिक्शन का कारण है सरफेस का कांटेक्ट में आना। पहली चीज़, अगर इस तरह से एक दूसरे की इरेगुलरिटीज़ हैं तो हमें क्या दिक्कत है, रहें 1000 बार। लेकिन हमारी समस्या तो तब शुरू होती है जब हम फोर्स लगाते हैं और इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट चलाने में दिक्कत आती है, मीन्स जब मोशन शुरू होता है। तो फ्रिक्शन का सारा लेना देना है ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में भी रहें और ऑब्जेक्ट में हम मोशन चलाने की कोशिश कर रहे हों, तब जाके फ्रिक्शन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर एक और बात है, इतनी सारी रामायण हमने कर ली, फ्रिक्शन की डेफिनेशन की बात नहीं करी। अब हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन को पहले नोट करते हैं, फिर इस बात को दोबारा से समझेंगे। तो ये है फ्रिक्शन की डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस इन कांटेक्ट विच अपोज एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पहली बात तो दो सरफेस होनी चाहिए, दूसरी बात सरफेस कांटेक्ट में होनी चाहिए, तीसरी बात हम जब उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसके बीच में मोशन स्टार्ट होगा। तो उस एक्चुअल रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट होना होगा उस समय ही हमें ये फील होता है कि कोई फोर्स उसको अपोज कर रहा है, और ये अपोज करने वाला फोर्स कभी भी सरफेस के नॉर्मल नहीं होता, वो होता है सरफेस के पैरेलल। तो पैरेलल लगने वाले जितने फोर्स हैं वो बहुत सारे फोर्स में से किसी एक कंपोनेंट को हम फ्रिक्शन बोलेंगे, और ये कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं। इससे ये पता चलता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के रखे रहने से, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है और हम सिर्फ पूछने लगे फ्रिक्शन कितना है, तो इस समय आंसर है फ्रिक्शन 0।
फ्रिक्शन तभी जनरेट होगा जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने का मतलब है मोशन की टेंडेंसी होगी। टेंडेंसी का मतलब है मोशन स्टार्ट हो या ना हो, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने जैसे ही फोर्स लगाया तो उस केस में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने की टेंडेंसी होगी और तभी हमें फील होगा कि वहाँ पर कोई फोर्स अपोज कर रहा है, जिसको कि हम फ्रिक्शन कहते हैं। एक वर्ड यहाँ पर और है, रिलेटिव मोशन। सीधे मोशन ही क्यों नहीं लिख दिया? उसका कारण है, एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है। हम कहते हैं कि सरफेस मोशन में है, तो सोचिए अगर ये दोनों सरफेस साथ साथ ही मूव कर रही होती तब भी मोशन कहलाता, लेकिन इस केस में फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस में, और वो तभी होगा जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरी सरफेस उस पर स्लाइड करे। तो ये है स्लाइड करने वाला केस, यानी एक के रिलेटिवली दूसरे की वेलोसिटी होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है रिलेटिव मोशन। तो ये था फ्रिक्शन और उसका एनालिसिस। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary, given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है जिसमें पहिए जैसे बना रखे हैं, ये है ट्रेन का कंपार्टमेंट और उसका फ्लोर। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेन के मोशन को, और ए है ट्रेन का एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है जिसको हमने बॉक्स नाम दिया हुआ है, जिसका मास हमने माना हुआ है m, और क्वेश्चन में दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो है म्यू एस, 0.15 उसकी वैल्यू है, और हम जानते हैं ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। अब इस सिचुएशन को समझते हैं। हम ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा। जब हम बस में खड़े होते हैं और बस चलना शुरू करती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स हमें सीधा सीधा नज़र नहीं आ रहा। जब मोशन आगे की तरफ है तो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ, मीन्स यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होना चाहिए वो फोर्स यहाँ होगा। ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? ये दिखाई नहीं देगा, ये इनविजिबल है, इसका सोर्स नज़र नहीं आएगा, और हम आगे जाके देखेंगे इस तरह का फोर्स स्यूडो फोर्स कहलाता है, या इसको बोलते हैं फॉल्स फोर्स। और ये जो सिस्टम है ये डिफरेंट तरह का सिस्टम है जिसमें एक्सेलरेशन इंक्लूडेड है। ये एक्सेलरेशन है। तो पहली बात तो इस बॉक्स पर जो फोर्स लगेगा, जो इसको चलाने की कोशिश करेगा, वो होगा पीछे की तरफ। दूसरी बात, ये हम जानते हैं फोर्स जब पीछे की तरफ है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा और वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड की तरफ, इस तरह से। अगर इस ब्लॉक का मास m है तो इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सरफेस की रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ r यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस तरह से इस ब्लॉक पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं, 2 हैं लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में और 2 फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो फ्रिक्शन काम करेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी ही रहता है। अगर हम इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, और इस फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेन का एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे ट्रेन का एक्सेलरेशन बढ़ेगा ये फोर्स बढ़ता जाएगा। जब ये फोर्स बढ़ेगा तो स्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन स्टैटिक फोर्स एक जगह आके मैक्सिमम हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा, और उस कंडीशन में ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। और क्वेश्चन ये है
ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। तो उस केस में फ्रिक्शन की जो वैल्यू हमें पता लगानी है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, और हम जानते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर, रिएक्शन के इक्वल। रिएक्शन यहाँ कितनी है ये देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ स्टैटिक है, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, मीन्स आर और एम जी ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इस आर की जगह हम एम जी रख देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी म्यू एस एम इंटू जी। अब बात करते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स किस फोर्स के इक्वल है। ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है इस लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्स के, और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स लग रहा है ट्रेन के एक्सेलरेशन की वजह से। मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए अप्लाई करें तो m है इस ऑब्जेक्ट का मास और a होना चाहिए उसका एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन वो है जो ट्रेन का इंजन इसको प्रोवाइड करा रहा है। तो मीन्स ये फ्रिक्शन फोर्स इस ma के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों सेम रहेंगे और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं m इंटू ए। अब हम देख सकते हैं ये वो कंडीशन है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यानी कि लिमिटिंग केस है। इससे ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन हुआ तो ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा। तो हम लिमिटिंग केस को लेकर अपना एनालिसिस कर रहे हैं। m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन इज 0.15 इंटू g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसकी वैल्यू को 10 रख देते हैं देन a इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है वो न्यूमेरिकल। यहाँ ध्यान देने की बात है कितने सारे कॉन्सेप्ट हमने काम में लिए। सबसे पहले हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज़ किया इनर्शिया वाला, जिससे हमने इस फोर्स के बारे में सोचा। दूसरी बात सेकंड लॉ यूज़ किया F इक्वल टू एम ए वाला, जिससे हमने इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले मैक्सिमम फोर्स का पता लगाया। तीसरा हमने यूज़ किया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का भी लिमिटिंग केस। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल 2-3 कॉन्सेप्ट का मिक्सचर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सी फिगर 5.11 अ मास ऑफ 4 किलोग्राम rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle of theta equal to 15 degree with the horizontal. The mast just began to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है फट्टा टाइप का, वो ऐसे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, और उस सरफेस को ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसे उठाया गया। इस तरह से उठाते जाते हैं तो ये सरफेस थोड़ी तिरछी हो जाएगी, जैसा कि डायग्राम में बनाई हुई है। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक तिरछी सरफेस है, और इस तरह से एक ट्राइंगल यहाँ पर बन गया है। तो वो ट्राइंगल ही यहाँ पर दिखा रखा है। अब यहाँ समझते हैं, ये ब्लॉक है, इसका मास है mg। इस mg के 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ये एंगल थीटा है, तो अगर इस ट्राइंगल को कंप्लीट बनाएं तो ये 90 हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इस तरह से जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो हम देख सकते हैं इस mg का थीटा की तरफ जो कंपोनेंट है वो है mg cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है mg sin थीटा। तो 2 फोर्स हैं mg sin थीटा और mg cos थीटा, जो इस समय ब्लॉक पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक ही फोर्स है mg, लेकिन हम इस mg को ना देखकर इसके 2 कंपोनेंट हैं जो डायग्राम में दिखा रखे हैं। इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये हम जानते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन है। जब mg sin थीटा फोर्स इस ब्लॉक पर काम करेगा और डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो निश्चित रूप से ये ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलना शुरू करेगा। लेकिन फ्रिक्शन जनरेट होगा
और इसको फिसलने से रोकेगा, और फ्रिक्शन होगा मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और वो है Fs। तो ये एक सिचुएशन है और ये लिखा है ये स्टेशनरी कंडीशन में है। ब्लॉक इस समय रेस्ट में है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेट फोर्स 0 कैसे करें। हमारे पास देखा जाए तो 4 फोर्स हैं कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमारे पास सिर्फ एक फोर्स था mg, रिएक्शन बन गई है n, और फ्रिक्शन की वजह से फोर्स आ गया है Fs। मींस इस तरह की कंडीशन में 3 फोर्स हैं, और ये हमने पिछली क्लास में जाना था। अगर 3 फोर्स हैं तो उनके टोटल करने के लिए जो वेक्टर फॉर्मूला हम लगाएंगे वो बहुत कठिन होगा, क्योंकि हमें तो 2 फोर्स का ही वेक्टर फॉर्मूला पता है। तो एक तरीका यह है इन 3 में से किसी एक के कंपोनेंट ब्रेक कर लिए जाएं 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से 3 की जगह फोर्स हो जाते हैं 4, क्योंकि 2 तो पुराने फोर्स और एक के जो कंपोनेंट हो जाएंगे 2, और उस तरह से जब 4 फोर्स हो जाएंगे तो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, लेफ्ट राइट वाले एक तरफ और ऊपर नीचे वाले एक तरफ, और उनको सॉल्व करके हम अपनी चीज़ें निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि वो कैसे होगा, पर हम इक्विलिब्रियम की इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं एक एक्सेस है OB, अगर इसको हम x एक्सेस मान लें तो दिस इज x, और दूसरा सरफेस है ये परपेंडिकुलर, दिस इज y। तो x एक्सेस के अलोंग और y एक्सेस के अलोंग जितने फोर्स हैं उनको इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने x एक्सेस के अलोंग 2 फोर्स हैं, एक है Fs और दूसरा है mg sin थीटा, जो कि इक्विलिब्रियम है, इन दोनों को इक्वल कर दिया, और अपोजिट तो डायग्राम में है ही। y एक्सेस के अलोंग 2 फोर्स हैं, एक है mg cos थीटा और दूसरा n, और n को और mg cos थीटा को भी इक्वेट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है म्यू की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन तो F के फॉर्मूले में आता है, तो हम इस Fs को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए, हमने F को लिखा म्यू इंटू रिएक्शन, यानी इसको लिखने का जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा है हमने वो इस्तेमाल किया, और mg sin थीटा एज इट इज़। अब हम देखते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है म्यू n इक्वल टू mg sin थीटा, और दूसरी इक्वेशन है n इक्वल टू mg cos थीटा। अब हम कह सकते हैं यहाँ से अगर म्यू n निकालना है तो दोनों को डिवाइड करना होगा, जिससे कि n कैंसिल हो जाए और हमें थीटा की फॉर्म में म्यू पता लग जाए। देखिए किस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है, म्यू s इंटू एन यहाँ से डिवाइडेड बाई n, और ऐसे ही राइट हैंड साइड में mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। n से n कैंसिल, mg से mg कैंसिल, तो म्यू s की वैल्यू आ जाएगी sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस न्यूमेरिकल में म्यू s को निकालने का एक तरीका हमारे पास और आ गया। अगर हम एक्सपेरिमेंटली कहीं पर म्यू s निकालना चाहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हमें एक सरफेस लेनी है, दूसरी सरफेस के तौर पर एक प्लांक लेना है या कोई गत्ता या कोई फट्टा, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखना है और उसको धीरे धीरे करके उठाना है। हमें दोनों एक्सेस की लेंथ लेनी होगी, x की और y की, जिससे कि हम tan थीटा पता लगा पाएँ, और जो tan थीटा होगा वही होगा म्यू s। और यहाँ पर चूँकि थीटा दिया हुआ है तो हम म्यू s की वैल्यू पता लगा सकते हैं। थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी tan 15 मीन्स 0.27। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस न्यूमेरिकल से हमें ये भी पता चला कि फ्रिक्शन निकालने का एक तरीका tan थीटा भी है। तो ये था फ्रिक्शन का एक और क्वेश्चन, और उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके हमें ये समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन क्या है और मैकेनिक्स में उसको किस तरह से यूज़ करते हैं।